Assalamualaikum students, I hope you are very well. ओके हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑपरेटर्स स्टार्ट किए थे कि पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो मोस्टली हमने 6 to 7 ऑपरेटर्स की टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें अर्थमेटिक होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे पास यूज़ होते हैं, लॉजिकल है, बिटवाइज मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं। तो यही हम लोग मोस्टली ऑपरेटर्स को पाइथन के अंदर यूज़ करते हैं। आज हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर्स की एग्जांपल देखेंगे कि बिटवाइज ऑपरेटर्स का लास्ट क्लास में भी हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि जो बिट्स के अकॉर्डिंग वर्क करता है। सेम एग्जैक्ट हमारे पास ऑपरेटर्स मौजूद होते हैं बिटवाइज में भी। जिस तरह लॉजिकल्स में हमने एंड और नॉट पढ़े थे, इसी तरह हमारे पास बिटवाइज में भी यूज़ होते हैं एंड बिटवाइज ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर, नॉट बिटवाइज ऑपरेटर, और एक और ऑपरेटर होता है दैट इज़ एक्सोर। और जो ये ऑपरेटर्स हैं वो हम लोगों ने पढ़े थे कि लॉजिकली जो कंडीशन इंप्लीमेंट करते हैं वो अगर हमारी ट्रू होगी तो फिर हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। और मोस्टली जो बिटवाइज ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग डेटा को फिल्टर करते हैं, यानी फिल्ट्रेशन। यहाँ पे पाइथन में जब हम लोग आगे फाइल्स पे वर्क करेंगे तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन करने के लिए अपने रिकॉर्ड्स को हम लोग मोस्टली बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो उसमें यही हमारे पास या तो बिटवाइज एंड यूज़ होता है या और यूज़ होता है, यहाँ पे नॉट यूज़ हम लोग कर लेते हैं। तो जो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ एक छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर की थी, उसमें जो एग्जांपल्स यूज़ की थी मैंने एक्स और वाई की, वही यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या जो वहाँ पे बाय हैंड सॉल्व किया था, जो कॉन्सेप्ट देखा था, उसका जो आंसर आया था, क्या एग्जैक्ट वही हमारे पास यहाँ पे पाइथन में भी यूज़ करते हुए आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और स्क्रीन विजिबल है? ओके। ओके, सो यहाँ पर अब हम अपना बिटवाइज ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने x की वैल्यू ली थी 6 और y की वैल्यू थी मेरे पास 4। अब चूंकि ये बिटवाइज ऑपरेटर नंबर्स के ऊपर वर्क करते हैं, ये जो मैंने यहाँ पर 6 डिजिट लिखा है और 4 एक नंबर या डिजिट लिखा है, बिटवाइज ऑपरेटर क्या करेगा, वो सबसे पहले इनको बिट्स में कन्वर्ट करेगा। जो कि हमारे पास मेथड होता है कि डेसिमल नंबर से जब बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग 2 से एलसीएम लेते हैं। तो 6 को जब 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसकी बिट्स बन जाएगी 110, यानी 1100। तो ये जो काम होगा कि बिट्स में कन्वर्ट करना, फिर उसके ऊपर ऑपरेटर परफॉर्म करना, और उसके बाद फिर जो बिट्स में आंसर आता है फिर उसको किस तरह से हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ये सारा काम परफॉर्म बैकएंड पे हो रहा होता है। कंप्यूटर और जो इसका कर्नल है जो इसको रन करता है वो खुद ब खुद इसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है बैकएंड पे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही इंप्लीमेंट होते हैं जो आपके साथ लास्ट क्लास में मैंने शेयर किए थे। सो यहाँ पर हमारे पास एंड बिटवाइज ऑपरेटर यूज़ होगा, जिसमें मैंने कह दिया है कि एक्स एंड। अब एंड के लिए हमारे पास ये सिंबल यूज़ होता है। एंड का जो सिंबल हम लोग मोस्टली इंग्लिश में भी यूज़ करते हैं, ए एंड डी एंड लिखने की बजाय हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। तो शिफ्ट प्रेस करके 7 जो नंबर है उसके ऊपर ये एंड का ऑपरेटर मौजूद है। तो दो ऑपरेंड्स के दरमियान हमारे पास ये ऑपरेटर यूज़ होगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर भी हमारे पास डेसिमल नंबर पे ही आएगा, लेकिन जो वर्किंग होगी वो बिट्स के अकॉर्डिंग होगी। जैसे ही इसको मैंने प्रोसेस किया है यानी रन किया है, तो वो क्या करेगा, x की जो वैल्यू 6 है वो उसको बिट्स में कन्वर्ट करेगा, फिर y की वैल्यू 4 को कन्वर्ट करेगा, फिर प्रिंट के अंदर जो मैंने ये फंक्शन पास किया है, जो वैल्यू लिखी है कि x एंड y, तो जो बिट्स होंगे वो उसी के ऊपर वर्क करेगा। बेसिकली लास्ट लेक्चर में भी बताया था और उस वीडियो में भी बताया है कि 0 बिट रिप्रेजेंट करती है फॉल्स को और 1 बिट रिप्रेजेंट करता है ट्रू को। तो जहाँ पे भी दोनों बिट सेम होंगी, यानी कि अगर 0 होंगी तो एंड ऑपरेटर में आंसर 0 ही आएगा, बिटवाइज एंड ऑपरेटर में। और अगर बिटवाइज एंड ऑपरेटर में दोनों बिट्स 1 होंगे तो फिर आंसर 1 ही आएगा, अदरवाइज 0 आता जाएगा आंसर। तो यहाँ पर जो हमने अपनी एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट की थी उसी का आंसर मेरे पास यहाँ पर 4 आया है। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल जो वहाँ पे हम लोगों ने बाय हैंड इम्प्लीमेंट की थी, एग्जाम्पल को सॉल्व किया था, यहाँ पर भी आंसर हमारे पास वही आया है। सेम इसी एग्जाम्पल को हम और बिटवाइज ऑपरेटर के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं। एक्स
और के लिए यहाँ पे हम ओ आर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये ओ आर, ए एन डी, एंड, एन ओ टी, नॉट, ये लॉजिकली यूज होते हैं, लेकिन बिटवाइज में हम इनके सिंबल्स का यूज़ करते हैं। तो ये और के लिए हम इस अपनी ये जो एक बार होती है जो कि एंटर की के ऊपर है, एंटर की और बैक स्पेस के नीचे एक की है, एक बटन है कीबोर्ड पे, शिफ्ट को प्रेस करते हुए आप उसको प्रेस करेंगे जिस पे बैक स्लैश भी मोस्टली बना होता है। ये हमारे पास और बिटवाइज ऑपरेटर है। अब यहाँ पर आंसर आया है 6। इसका मतलब है बिट्स वही रहेंगी, लेकिन उस पर और बिटवाइज ऑपरेटर किस तरह से वर्क करेगा कि जहाँ पे एक भी बिट अगर 1 होगी यानी ट्रू होगी तो आउटपुट में भी वो 1 ही बिट हमारे पास आएगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये हमारे पास एंड बिटवाइज है। देन नेक्स्ट हमारे पास नॉट बिटवाइज है। चलिए यहाँ पर उसने एक्सोर भी हमें दे दिया है और इसी के साथ हम नॉट का भी यूज़ करेंगे। तो नॉट के लिए हमारे पास यूज़ होता है दिस सिंबल और एक्स का हम यूज़ करेंगे। ये हमारे पास दोनों ऑपरेटर्स हैं। सो यहाँ पर हम ऑल्ट, ये देखें नॉट में हमेशा हमारे पास मोस्टली जो सिंबल साथ आता है वो माइनस का आता है, तो ये नॉट बिटवाइज ऑपरेटर में यूज़ होता है। और एक्सोर का हमारे पास ये जो पावर का भी हम सिंबल कह सकते हैं वो यूज़ होता है। और एक्सोर में किस तरह से वर्क करता है कि जब दोनों बिट सेम होंगी तो वो उसको क्या कंसीडर करेगा, ज़ीरो कंसीडर करता है। आपने मुझे लगता है वो वीडियो नहीं देखी, मैंने इसीलिए वो वीडियो शेयर की थी आपके साथ लास्ट डे कल के, उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, तो आप उस वीडियो को देखें, उसमें मैंने डिटेल से कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि बाय हैंड मैंने उसमें चीज़ें बताई हैं, और वो शेयर करने का मकसद भी यही था कि उसमें आपको क्लियरली समझ आ जाए कि किस तरह से ये वर्क करते हैं। तो मैंने वहाँ पे यही एग्जांपल्स यूज़ की हुई हैं, x=6 और y=4। लेकिन ये एंड ऑपरेटर कैसे वर्क कर रहा है अभी मैंने ज़ुबानी भी बता दिया है कि वो इनको बिट्स में कन्वर्ट करेगा। बिट्स में कन्वर्ट करने के बाद दोनों बिट्स अगर सेम होंगी तो फिर आउटपुट में या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। एंड बिटवाइज का यहाँ पे यही हमारे पास जो यूज़ होता है कॉन्सेप्ट, वो एंड लॉजिकल वाला ही है, बस फ़र्क ये है कि बिट्स में बात अब होगी, क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर है तो इसमें 0 या 1 ये बिट्स, दो बिट्स में बात होगी, जबकि वहाँ पर एंड और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोग ट्रू फॉल्स बूलियंस वैल्यूज़ का यूज़ कर रहे थे। लेकिन बिटवाइज ऑपरेटर्स में बिट्स के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। सो इज़ इट क्लियर? जी हाँ, वो मैंने इसलिए आपके साथ जो लेक्चर है वो मैंने लास्ट जो लेक्चर हुआ था परसों उसमें भी मैंने आपको बता दिया था एट दी एंड कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो उसको एक बार ज़रूर गो थ्रू करना, और इसलिए वो मैंने कल आपके साथ शेयर कर ली थी। तो उसमें मैंने डिटेल से जो है वो बताई हुई हैं चीज़। सो के नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास है दैट इज़ मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर यहाँ पर हमारे पास यूज़ होता है इन और नॉट इन, यानी में या नहीं। तो इसका मतलब है कि हमने जब भी कोई चीज़ या फिर कोई भी हमने वैल्यू, नंबर चेक करना हो कि क्या वो मेरे इस वेरिएबल की वैल्यू के अंदर मौजूद है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। दो तरह के ये ऑपरेटर हैं, इन, नॉट इन, या तो होगा या नहीं होगा, जिसका मतलब है कि आंसर इसमें ट्रू बूलियन वैल्यूज़ में आंसर आएगा। और यही मेंबरशिप ऑपरेटर एक हम लोग यूज़ करते हैं अपना फाइल के सॉरी डेटा के ऊपर इज़ इन के तौर पर, ठीक है, जिसमें हम पूछते हैं कि क्या ये वैल्यूज़ मेरे रिकॉर्ड के अंदर मौजूद हैं,
तो ये भी एक तरह का फिल्ट्रेशन के लिए हम लोग मेथड यूज़ करते हैं। कॉन्सेप्ट यही है जो यहाँ पर बता रहा हूँ। इनमें आंसर ट्रू तब आएगा जब जो वैल्यू, जो नंबर, जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होगी वो अगर मेरे लिस्ट के अंदर, सीक्वेंस का मतलब है लिस्ट, टप्पल या फिर स्ट्रिंग में मौजूद होगी। क्योंकि हमने सीक्वेंस डाटा टाइप पढ़ी थी। सीक्वेंस डाटा टाइप 3 तरह की होती हैं, लिस्ट, टप्पल या स्ट्रिंग। तो अगर मेरा वो नंबर, वो आइटम मौजूद होगी तो फिर आंसर मुझे वो देगा ट्रू। और अगर मौजूद नहीं होगी और अगर वो आइटम मेरी उस सीक्वेंस में, उस लिस्ट में प्रेजेंट नहीं होगी, इन्वॉल्व नहीं होगी, लेकिन मैं ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँगा इन, तो फिर वो मुझे आंसर देगा फॉल्स। लेकिन अगर एक वैल्यू मेरे लिस्ट के अंदर मौजूद है, मेरे पास एक आइटम, एक नंबर मौजूद है, लेकिन मैं उसमें ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ नॉट इन, कि नहीं है, यानी मैं उसको खुद कह रहा हूँ कि ये वाला नंबर मेरी इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, लेकिन अगर वो मौजूद होगा तो फिर वो मुझे कहेगा फॉल्स, यानी कि आप गलत कह रहे हैं। जिसकी यहाँ पर एग्जांपल उसने ली है कि 5 इन x। इसका मतलब है कि x एक वेरिएबल है जिसके अंदर मल्टीपल्स वैल्यूज़ हमने स्टोर करवाई हैं। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या 5 मेरी इस x वेरिएबल की वैल्यू जो लिस्ट या टप्पल में होगी उसके अंदर मौजूद है। अगर तो होगा तो फिर वो कहेगा ट्रू, नहीं होगा तो फिर वो कहेगा फॉल्स। लेकिन यही अगर मैं कहूँगा 5 नॉट इन x, अगर 5x वाली वेरिएबल की वैल्यू में मौजूद नहीं होगा और मैंने ऑपरेटर यूज़ किया होगा नॉट इन, तो फिर वो आंसर देगा ट्रू। यानी कि मैं उसको खुद कह रहा हूँ कि 5 नहीं है और वाकई ही अगर नहीं होगा मौजूद तो फिर वो मुझे कहेगा ट्रू, अदरवाइज फिर वो फॉल्स कहेगा। मैंने उस वीडियो में सारी ये मेथड जो है वो डिटेल से बताए हैं, वो इसी वजह से मैंने आपके साथ शेयर की थी। इसमें जो है वो कोई भी इतराज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने इसलिए शेयर की थी कि ताकि आप आज का लेक्चर स्टार्ट होने से पहले उसको देख लें। उसमें मैंने यही कॉन्सेप्ट बताए हैं कि ताकि चलें वो वाला टाइम इस क्लास में इतना डिटेलली ना लगे, इसलिए ये बिटवाइज ऑपरेटर मैंने आज की क्लास में ये वाला ऑपरेटर रखा था कि वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसमें मैंने बताया है कि नॉट ऑपरेटर में जो नॉट बिटवाइज है उसमें वो बिट्स को क्या करता है, रिवर्स कर देता है। वहाँ पे फर्स्ट या टूल्स कॉम्प्लीमेंट का एक मेथड यूज़ होता है। फिर जब वो बिट्स को हमारी रिवर्स कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, तो उसके बाद जो आंसर आता है उन बिट्स में वो 1 को ऐड करता है और फिर हमें वो बिट्स डेसिमल में कन्वर्ट करके, डेसिमल नंबर्स चूंकि हम लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर डेसिमल नंबर्स ही यूज़ करते हैं जो 0 to 9 होते हैं, और अंडरस्टैंड भी हम लोग डेसिमल्स नंबर्स ही करते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है वो बिट्स को अंडरस्टैंड करता है 0-1 की फॉर्म में। बाइनरी, इसको लैंग्वेज भी कहा जाता है, बाइनरी नंबर सिस्टम्स भी कहा जाता है। तो अगर वो आंसर हमें 0-1-1-0-1 में दे देगा तो उसको हम नहीं समझ पाएंगे, बल्कि हमें बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन वो इन्हीं बिट्स को क्या करता है, डेसिमल में कन्वर्ट करके हमें आंसर यहाँ पर डिस्प्ले करवाता है। जिस तरह उसने एक्सोर का आंसर मुझे यहाँ पर दिया है 2, ठीक है। एक्सोर ऑपरेटर क्या काम करता है, जहाँ पे भी उसको ट्रू वाली बिट्स सेम नज़र आती हैं तो वो उसको क्या कर देता है, फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है। बस बिट वाइज एक्सोर इतना ही काम करता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आंसर बिट्स में आया था उसने उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके मुझे यहाँ पर दे दिया है। और नॉट बिटवाइज का ऑपरेटर ये हमारे पास यूज़ होता है। यहाँ पर अगर हम एन और टी नॉट और आगे एक्स की वैल्यू देंगे तो वो हमें एरर देगा, क्योंकि जो ए एंड डी एंड है ये लॉजिकली मल्टीपल्स कंडीशंस पे इंप्लीमेंट होते हैं, लेकिन इस तरह डायरेक्टली नंबर्स पे नहीं हो सकते। सो मेंबरशिप ऑपरेटर्स में हमारे पास होते हैं नॉट और नॉट इन। मैंने यहाँ पर एक एक्स वेरिएबल ले लिया। अच्छा, यहाँ पर हम स्ट्रिंग के साथ भी करके देख लेते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले ली है फारूक और उसके बाद यहाँ पर मैंने प्रिंट करवाया है। अब प्रिंट क्या करवाया है, जो मुझे
लेटर अल्फ़ाबेट जो करैक्टर मुझे चेक करना है कि वो इस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है, सबसे पहले वो लिखेंगे। सो मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिख दिया ओ, तो ओ इन, यहाँ पर अब मैं वेरिएबल नेम दूंगा। ठीक है, वेरिएबल नेम हम पास करेंगे, यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू नहीं देंगे क्योंकि बेसिकली वो जाकर इस वैल्यू को ही रेफरेंस करेगा, वो इस वैल्यू को ही जाके लोकेट करेगा, लेकिन देंगे यहाँ पर हम वेरिएबल नेम। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आएगा, कोई बताएगा? ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? ओके, और कोई? ओके, ठीक है, अभी तक दो लोगों ने ट्रू और दो ने फॉल्स कहा है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर ट्रू आएगा क्योंकि यह मेरे पास जो वैल्यू इस वक्त मौजूद थी, जो एक सीक्वेंस मौजूद था, वो मेरे पास डबल स्ट्रिंग में था। तो जो मैंने वैल्यू भी पूछनी है, जो आइटम पता करवानी है कि क्या वो मेरी इस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है कि नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है डबल कोट्स के अंदर ओ लिखा है और ओ स्मॉल है। मैंने कहा है कि ये वाला ओ जो स्ट्रिंग डाटा टाइप्स से रिलेटेड है, क्या वो मेरे एक्स वेरिएबल की वैल्यू जो ऑब्वियसली स्ट्रिंग ही है उसके अंदर मौजूद है। अब चूंकि मैंने लिखा है इन, यानी एक्स में है, तो वो डेफिनेटली अपेयरेंस उसकी है, एग्जिस्ट वो कर रहा है, तो इसलिए उसने मुझे आंसर क्या दिया है? ट्रू दिया है। लेकिन चलें, इसी तरह मैं एक यहाँ पर नंबर लिख लेता हूँ 5, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 इन, बल्कि नॉट इन, स्मॉल वर्ड्स में लिखेंगे NOT नॉट और स्पेस देकर इन, और यहाँ पर मैं डायरेक्टली एक ले लेता हूँ स्ट्रिंग। अब मेरे पास यहाँ पर आउटपुट क्या आएगी? एग्जैक्टली फॉल्स आएगी क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 5 मौजूद है इस लिस्ट के अंदर, लेकिन मैंने चूंकि कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया है? नॉट इन, यानी कि नहीं है। मैं खुद उसको कह रहा हूँ नहीं है, लेकिन जब वो चेक करेगा तो वो कहेगा नहीं, 5 इस लिस्ट के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर हम वेरिएबल नेम भी पास कर सकते हैं अगर हमने सबसे पहले वेरिएबल को डिफाइन किया होगा, अदरवाइज हम यहाँ पर डायरेक्टली अपनी सीक्वेंस कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो इसलिए मेरे पास यहाँ पर ये प्रिंट हुआ है। अच्छा चलें, एक और हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर दोबारा 5 ही यूज़ कर लिया, 5 इन। अब यहाँ पर मेरे पास आउटपुट क्या आएगी? ओके, ट्रू, क्योंकि 5 मेरे पास इस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद तो है, लेकिन चूंकि यहाँ पर मेरे पास क्या है, मैंने यहाँ पर 5 डबल कोट्स में नहीं दिया, ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक तो एरर आ गया है। अगर यहाँ पर मैं डबल कोट्स में इसको दूंगा तो अब मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू, क्योंकि मेरे पास जो ओरिजिनल सीक्वेंस मौजूद था वो डबल कोट्स में था, इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू चेक करनी है वो भी उसी एक्यूरेट डेटा टाइप में होनी चाहिए, फिर ही वो नॉट या फिर इन, नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये हमारे पास ऑपरेटर्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। यस एग्जैक्टली, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, इसी का मैंने आपको बताया है कि जब हम लोग अपने डाटा में मल्टीपल्स वैल्यूज़ को चेक करेंगे कि क्या ये इसके अंदर मौजूद है कि नहीं है। अभी तो हम लोग सिर्फ लॉजिकली इन ऑपरेटर्स को परफॉर्म करवा रहे हैं कि जो सॉरी, जो हमारे डाटा के अंदर अगर हमने अपने डेटा में ये वैल्यूज़ चेक करनी है कि इन है या नहीं है, तो तब हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यूज़ होगा, जो कि मैंने आपको ऑपरेटर बताया है कि इज़ इन का ऑपरेटर जो मेंबरशिप की ही तरह वर्क करता है।
लेकिन उसमें फिर वो हमें वही डाटा के रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवाता है। अभी यहाँ पर हम लोग हमें सिर्फ वो जो आउटपुट डिस्प्ले करवा रहा है वो ट्रू या फॉल्स की आउटपुट डिस्प्ले करवा रहा है। लूप में हमारे पास ये मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ हो सकता है अगर हम जब चूंकि लूप में हम क्या काम करते हैं कि हम वहाँ पर देते हैं अपनी वैल्यू, और लूप जो एक टाइम तक, स्पेसिफिक टाइम तक हमारे पास चलता रहता है, रिपीटेशन का काम करता है। वो हम लोग लूप वाले टॉपिक में इसको डिस्कस करेंगे कि क्या ये ऑपरेटर यूज़ होगा कि नहीं होगा। सो ओके क्लियर। ये हमारे पास पाइथन में जो ऑपरेटर्स थे जो कि मैंने स्टार्ट में भी बता दिए, हम लोगों ने पढ़े हैं, और आज हम लोगों ने अपने बाकी के ऑपरेटर्स को भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है या दैट इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग इफ़ या फिर एलिफ भी कहते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट नाम से ही जाहिर है जो कंडीशंस के मुताबिक, यानी जब हमने डिसीजंस लेने हों, डिसीजंस मेकिंग करनी हो, तो फिर हमारे पास ये स्टेटमेंट, ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। इफ़ का मतलब हम जानते हैं कि क्या है, अगर। तो पाइथन में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जब भी हमने कंडीशन इम्प्लीमेंट करनी हो और उसी के रिगार्डलेस हमारे पास स्टेटमेंट हो, ट्रू के लिए अलग हो, फॉल्स के लिए अलग हो, तो फिर हम लोग इफ़ स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। अब पहली है हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट में हमारे पास एक ही कंडीशन होती है और उसी के रिगार्डलेस एक ही हमारे पास स्टेटमेंट होती है, या फिर स्टेटमेंट मल्टीपल्स हो सकती हैं एक इफ़ कंडीशन में, लेकिन वो सारी की सारी या तो ट्रू के लिए होंगी या फॉल्स के लिए। यहाँ पर हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स, नंबर 1 है हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ में यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर उसने मुझे खुद ही कुछ कोड यहाँ पर सजेस्ट कर दिया है। तो टैब बटन प्रेस करते हैं, एक वेरिएबल नेम है दैट इज़ एज, और उसकी वैल्यू क्या है 20। अब एक ही कंडीशन है, ये 20 मैंने एक वेरिएबल के तौर पर उसको स्टोर कर दिया है। अब मुझे चेक करना है कि इफ़, अगर, यहाँ पर इफ़ ही कीवर्ड हम लोग यूज़ करेंगे इफ़ स्टेटमेंट के लिए, IF इफ़, उसके बाद ये कंडीशन लगेगी। अब चूंकि कंडीशन में हमारे पास ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, या तो हम ग्रेटर देन चेक कर रहे हैं या लेस देन या इक्वल टू, तो वो रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर्स का हम लोग यूज़ करेंगे। इफ़ अगर एज ग्रेटर देन 18, अब ये वाला जो 18 है इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये थ्रेशोल्ड भी हो सकती है वैल्यू, कि मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या जो ये एज नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 20 है, क्या वो इस 18 से भरा है। तो हमें तो डेफिनेटली पता है कि भरा है, लेकिन हम यहाँ पे इस कोड को रन करके देखेंगे कि क्या मेरे पास आउटपुट अडल्ट ही आएगी। और ये एक पूरा इफ़ स्टेटमेंट का सिंटेक्स है, कीवर्ड इफ़, और उसके बाद ये कंडीशन इंप्लीमेंट करनी है। जैसे ही कंडीशन कंप्लीट हो जाए तो कॉलन को ज़रूर यूज़ करना है, कॉलन लगाएंगे, और जैसे ही कॉलन लगाकर हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वो कुछ हमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 to 4 स्पेसेस दे देगा, जो कि होनी ज़रूरी है। अगर नहीं होंगी तो इस चीज़ का वो हमें एरर दे देगा, जो एरर इंडेंटेशन कहलाता है। तो ये स्पेस होनी चाहिए। ओके, इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, एडल्ट। तो जब भी हमने कंडीशन चेक करके डिसीजंस लेना हो तो फिर ये कॉन्सेप्ट कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इसके और अगर एग्जांपल लें तो हम लोगों ने अगर चेक करना हो कि क्या ये नंबर इस दूसरे नंबर से भरा है,
या छोटा है, तो उसके लिए हम लोग कंडीशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अगर हमने चेक करना है कि ये नंबर इवन है या ऑड है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये छोटी छोटी एग्जांपल से ही हम लोग इन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फिर अगर और एग्जांपल ली जाए तो डेली चलें हम लोग लाइव से एग्जांपल ले लेते हैं। लॉगिन पासवर्ड की हम एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल भी है और समझ भी आ जाएगी। अब लॉगिन, हम लोग किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, जब फर्स्ट टाइम हम लॉगिन करते हैं तो वो हमसे हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड पूछता है। हम जैसे ही फर्स्ट टाइम यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं तो वो उसको क्या करता है, बेसिकली ये डेवलपमेंट में ये थोड़ा सा फेस आ जाता है, लेकिन वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यही यूज़ हो रहा होता है। वहाँ पे वो क्या करता है कि उस पासवर्ड और यूज़र नेम को स्टोर कर देता है, हमारी डेटाबेस जो लगी होती है उसमें स्टोर कर देता है। आफ्टर सम टाइम्स, या जब भी हम दोबारा से लॉगिन करते हैं अपनी उसी वेबसाइट पे, हम लोग यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करते हैं, वो चाहे हम इसे जस्ट करें लॉगिन डायरेक्टली करने के लिए, लेकिन वो पासवर्ड और यूज़र नेम हम एंटर करते हैं। तो बैकएंड पे बेसिकली फिर कंडीशन इंप्लीमेंट होती है। वो जाके चेक करता है कि जो यूज़र ने इस टाइम पासवर्ड एंटर किया है, क्या इसकी डेटाबेस में भी सेम एग्जैक्ट पासवर्ड और यूज़र नेम मौजूद है। तो वहाँ पर ये कंडीशन चेक होगी। अगर तो वहाँ पर दोनों सेम होंगे, जो पहले से सेव हुआ पड़ा है और जो यूज़र फिर लॉगिन के टाइम उसको ऐड करता है, लिखता है, तो अगर वो सेम होंगे तो फिर वो हमें क्या कहेगा कि लॉगिन सक्सेसफुली, यानी कि फिर अगली स्क्रीन हमें या अगला वो पेज हमें उस वेबसाइट का शो करवा देता है। लेकिन अगर हम गलत पासवर्ड एंटर कर दें या फिर गलत यूज़र नेम एंटर कर दें तो फिर एक उसका हमें मैसेज डिस्प्ले हो जाता है इनकरेक्ट या फिर रॉन्ग, ऐसा ही है। तो वहाँ पर हमारे पास ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ होती हैं। यहाँ पे यही हम लॉगिन वाली, और चलें लॉगिन से पहले, क्योंकि उसमें हमारे पास फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स भी आ जाते हैं, तो यहाँ पर एक और हमारे पास स्टेटमेंट यूज़ होती है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कंडीशन एक ही है लेकिन स्टेटमेंट मल्टीपल्स हैं, और उन स्टेटमेंट्स को भी हमने क्या करना है, ट्रू कंडीशन होने पे अलग स्टेटमेंट को हमने वेरीफाई करवाना है, प्रिंट करवाना है, सेपरेट करना है, और फॉल्स अगर कंडीशन हो गई है तो उसके लिए अलग स्टेटमेंट, ट्रू वाली नहीं बल्कि फॉल्स कंडीशन होने पे एक अलग स्टेटमेंट हमें डिस्प्ले करवानी है, लिखनी है। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को अलग अलग करने के लिए हम लोग एल्स नाम का एक कीवर्ड यूज़ करते हैं। कीवर्ड जो है वो पाइथन के एक अपने स्पेशल करैक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग एज अ वेरिएबल तो यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये इफ़ और ये एल्स, ये यहाँ पर कीवर्ड्स हैं। मैंने यहाँ पर दोबारा से एक एज नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें इस बार वैल्यू क्या है 17। अब मैंने यहाँ पर चेक किया है कि इफ़ अगर 17 ग्रेटर देन 18, ये अगर लॉजिकली कंडीशन ट्रू हुई तो फिर प्रिंट होना चाहिए अडल्ट, लेकिन अगर ये हो जाती है कंडीशन फॉल्स तो फिर मुझे अडल्ट नहीं चाहिए, उसकी जगह कुछ और मुझे डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर पहले एल्स यूज़ करूँगा, सेमी कॉलन कह रहा हूँ, कॉलन लगाऊंगा, और फिर मैं प्रिंट फंक्शन, ये फॉल्स वाली कंडीशन के लिए ये वाला प्रिंट फंक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अब चूंकि हमें पता है कि 17 18 से भरा नहीं है तो यहाँ पर ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स होने पे ये वाला प्रिंट फंक्शन वर्क नहीं करेगा बल्कि एल्स के बाद वाला जो पार्ट है वो चलेगा। तो यहाँ पर आउटपुट में चाइल्ड आ जाएगा। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि इफ़ एल्स के अंदर ये वाला जो पार्ट है ये इफ़ कंडीशन की बॉडी का पार्ट है और ये वाला पार्ट एल्स की बॉडी का पार्ट कहलाएगा। यहीं पे इसी की एक एग्जांपल जो मैंने नंबर्स वाली ली थी वो हम यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर एक नाम का वेरिएबल मैंने ले लिया, दैट इज़, चलें फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 329। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये नंबर इवन है या ऑड है। तो देखिए यहाँ पर उसने मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पर कोड दे दिया है, लेकिन चलिए अब मैं लिख लेता हूँ इफ़ नम। अब यहाँ पर हम लोग किसका यूज़ करेंगे, मॉडुलस ऑपरेटर का, और इक्वालिटी चेक करने के लिए हम डबल इक्वल का यूज़ करेंगे। मॉडुलस ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर का क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि जो इवन नंबर होता है वो हमेशा 2 पे डिवाइड किया जाता है, और 2 पे डिवाइड करने से अगर उसके रिमाइंडर में 0 आ जाए, यानी कि वो पूरा नंबर डिवाइड हो जाए 2 पे, तो इसका मतलब है वो इवन नंबर है। और अगर पूरा डिवाइड ना हो तो
तो फिर इसका मतलब है कि वो ओड नंबर है। और यहाँ पर अब देखें, एक वक्त में दो ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, यानी है रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर्स ही, लेकिन मॉडुलस ऑपरेटर और इक्वालिटी ऑपरेटर। यहाँ पर वो चेक करेगा 329 को वो 2 पे डिवाइड करेगा, अगर तो रिमाइंडर में 0 आ जाएगा तो इसका मतलब है ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर का जो आंसर आएगा वो उसको इस 0 के साथ मैच करेगा। तो अगर तो मैच कर गया तो फिर प्रिंट हो जाएगा इवन, अदरवाइज वो प्रिंट कर देगा ऑड। तो यहाँ पर ये हमारे पास ऑड नंबर है। इज इट क्लियर? समझ आ रही है इन कॉन्सेप्ट की? तो जब हमने कंडीशंस का यूज़ करना हो और उसी के रिगार्डलेस हमने आउटपुट डिस्प्ले करवानी हो, आप देखें यहाँ पर ये किस तरह से डिसीजन कर रहा है, डिसीजन मेकिंग कहलाता है ये कंडीशनल स्टेटमेंट। चूंकि कंडीशन ट्रू होने पे वो प्रिंट स्टेटमेंट ट्रू वाली कर रहा है जो मैंने ट्रू के लिए स्पेसिफाइड की थी, और अगर कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फिर वो एल्स के बाद वाले पार्ट को डिस्प्ले करवाए। तो ये खुद से कंडीशंस वहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सेप्ट दैट इज इफ एल्स इफ, जिसको शॉर्टली हम लोग यहाँ पर पाइथन में एलिफ के तौर पर यूज़ करते हैं। एलिफ का मतलब है इफ एल्स इफ, यानी एक ही इफ की कंडीशन के अंदर एक और एलिफ का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि जब हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स मौजूद हों, मल्टीपल्स कंडीशंस मौजूद हों और उसी के रिगार्डलेस मल्टीपल स्टेटमेंट्स मौजूद हों, जिसके मैंने आपको लास्ट क्लास में इसी टॉपिक का बताते हुए मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी ग्रेड्स की, कि अगर हमने स्टूडेंट के परसेंटेज के मुताबिक, रेंज के मुताबिक हमने उसको ग्रेड असाइन करने हैं तो फिर हमारे पास वहाँ पर एलिफ स्टेटमेंट यूज़ होगी। यहाँ पर आपने चूंकि एल्स और कॉलन लगाने के बाद आप जैसे ही एंटर की प्रेस करते हैं वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर स्पेस दे देता है, और अगर आप यहाँ पे स्पेस नहीं डालेंगे, खुद से बैक स्पेस की प्रेस कर देंगे, स्पेस को ख़त्म कर देंगे और रन करेंगे तो वो आपको एरर देगा, और वो एरर आपके पास इंडेंटेशन एरर ही कहलाता है। तो इसमें स्पेस ज़रूर होनी चाहिए, जो कि एज़ यूजुअल मैं पहले बता चुका था। सो ओके, यहाँ पर एलिफ स्टेटमेंट का अब हम यूज़ करते हैं। जो मैंने एग्जांपल दी है वही एग्जांपल हम लोग लेकर चलते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट के मैंने मार्क्स पूछ लिए। चलें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मार्क्स ऐड कर देता हूँ 60। अब जाहिर सी बात है हर एक एक ग्रेड के डिफरेंट क्राइटेरियाज होंगे, तो यहाँ पर पहली इफ़ कंडीशन लगेगी। इफ़ अगर मार्क्स क्या हुए, ग्रेटर देन या इक्वल हुए 90 से, अगर तो मार्क्स 90 के बराबर या 90% से ज़्यादा हुए तो फिर क्या प्रिंट करना है। देखें, मैंने यहाँ पर कॉलन लगाया और जैसे ही एंटर प्रेस किया उसने मुझे खुद यहाँ पर स्पेस दे दी है, तो ये हमारे पास स्पेस होनी ज़रूरी है। तो फिर मैंने उसको कहा है कि यहाँ पर असाइन कर दो, ग्रेड ए असाइन कर दो। चलिए यहाँ पर मैं कह देता हूँ A+ असाइन कर दो। अच्छा, अभी मेरे पास आगे और भी मज़ीद कंडीशंस मौजूद हैं, अभी मेरे पास आगे और भी कंडीशंस पड़ी हैं और उसी के रिगार्डलेस मेरे पास स्टेटमेंट्स भी पड़ी हैं, तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर एलिफ का यूज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आपने एक और प्रिंट फंक्शन नहीं यूज़ करना तो आप बैक स्पेस प्रेस करें और यहाँ पर आप ELIF, ये ELIF शॉर्टली यूज़ होता है एल्स इफ़ का, क्योंकि बाकी जो अगर बात की जाए C या C++ लैंग्वेज की बात की जाए तो वहाँ पर हमारे पास ये एलिफ के तौर पर एल्स इफ़ यूज़ होता है, लेकिन पाइथन में एल्स इफ़ नहीं बल्कि एलिफ शॉर्ट वर्जन एल्स इफ़ का। यानी कि अगर ये कंडीशन हो जाए फॉल्स तो वो फिर बाकी कंडीशन को तो चेक करे कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 90% या फिर 90% से ज़्यादा नहीं है तो फिर वो एटलीस्ट ये बाकी की कंडीशंस तो चेक करे, तो फिर एल्स इफ़ हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर साथ ही साथ हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज़ होंगे, क्योंकि मेरे पास एक कंडीशन के अंदर दो क्राइटेरियाज होंगे। अब सेकंड क्राइटेरिया मेरे पास यहाँ पे क्या है कि एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल, बल्कि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू, कि अगर मार्क्स कम है किससे, 89 से, एंड यहाँ पर हम एंड ही यूज़ करेंगे। एंड इसलिए यूज़ करेंगे कि ये दोनों जो रेंज है वो मुझे क्या चाहिए, हर हाल में ट्रू चाहिए।
तो इसलिए यहाँ पर हम एंड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आके फिर चेक करेगा कि अगर मार्क्स 89 से कम हुए या 89 के बराबर हुए। अब 89 से कम से मुराद है 88 भी हो सकते हैं, 86, 85, 83, 82। लेकिन फिर यहाँ पर मैंने सेकंड क्राइटेरिया ये वाला क्यों लगाया कि 80 से ज़्यादा या अगर बराबर भी हुए, तो इन्हीं दोनों क्राइटेरियाज के दरमियान मैंने एंड ऑपरेटर लगाया है कि ताकि ये 79 वाली कैटेगरी में फॉल ना करे। यहाँ पर मैंने ग्रेड असाइन कर दिया ए। देन नेक्स्ट फिर एलिफ, क्योंकि मेरे पास एक और कंडीशन है, उसमें मैंने कह दिया मार्क्स लेस देन इक्वल अगर हुए 79 से एंड मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल हुए 70 से, तो फिर प्रिंट कर देना है बी को। इसी तरह एक और मैंने कंडीशन लगाई कि अगर नंबर हुए 69 से छोटे और 60 से भरे हुए और इनके दरमियान जितनी भी रेंज आ रही है 61, 62, वो इन्हीं दोनों क्राइटेरियाज के अंदर वो रेंज आ रही है, इसलिए यहाँ पर हमने एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है। तो फिर ग्रेड असाइन कर देना है सी। एक और कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल हुए 59 एंड 50, तो फिर क्या प्रिंट करना है, ग्रेड डी। चलिए यहाँ पर एक और कंडीशन इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। मार्क्स लेस देन इक्वल टू हुए 49 एंड मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल हुए 40, तो फिर ग्रेड ई असाइन कर देना है। लेकिन अब बस अब मेरे पास और आगे कंडीशन नहीं है, और आगे मेरे पास सिर्फ एक ही प्रिंट फंक्शन है। जब हमारे पास कंडीशंस ख़त्म हो जाए लेकिन एक स्टेटमेंट रह जाए, तो फिर हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर सिर्फ एल्स लिखेंगे। एल्स के बाद हम यहाँ पर अपनी लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो अब लिखेंगे कि अगर स्टूडेंट के नंबर इन पूरी कंडीशंस के अंदर मौजूद नहीं होंगे, तो फिर डेफिनेटली उसको क्या एट द एंड असाइन कर देना है कि वो फेल है। तो यहाँ पर अब इसको ज़रा हम लोग रन करने से पहले दोबारा से समझते हैं कि एलिफ स्टेटमेंट किस तरह से मल्टीपल्स कंडीशंस और उनकी मल्टीपल स्टेटमेंट्स को हैंडल करता है। नंबर क्या है 60, पहली कंडीशन पे आके वो चेक करेगा 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। ये कंडीशन क्या ट्रू है? बिल्कुल नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई, जाहिर सी बात है फिर ये वाला प्रिंट फंक्शन इस इफ कंडीशन का है, ये इग्नोर हो जाएगा। फिर वो अगली, चूंकि आगे कंडीशंस मौजूद हैं, फिर वो अगली कंडीशन पर जाएगा। इसलिए जब पहली कंडीशन के बाद हमारे पास दूसरी कंडीशन मौजूद हो तो हम लोग इफ़ का दोबारा यूज़ नहीं करते बल्कि एलिफ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से उसको कहा कि मार्क्स लेस देन इक्वल टू 89। यहाँ पर मैं ग्रेटर देन नहीं कहूँगा क्योंकि ग्रेटर देन में वो 90, 91, 92 की भी रेंज आ जाएगी, जो कि वो पहले से ही चेक करके मूव किया है उसने सेकंड कंडीशन पे। इसलिए यहाँ पर मैं लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू मैं 80 के साथ लगाऊंगा, क्योंकि 80 से भरा 89 ज़रूर है। और इन दोनों के दरमियान एंड लॉजिकल ऑपरेटर, अब एक टाइम पे दो ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स का लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स का एंड ऑपरेटर्स। अच्छा, वो यहाँ पे आके चेक करेगा कि क्या 60 जो है वो 89 से छोटा या बराबर है। 89 के बराबर तो नहीं है 60, लेकिन छोटा ज़रूर है। फिर वो साथ ही सेकंड वाला क्राइटेरिया देखेगा इसी कंडीशन का कि 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 80। तो यहाँ पर आके ये फिर कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि 60 जो है वो 89 से छोटा ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर अब कंडीशन लग चुकी है कि 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 80। तो नहीं, ना तो बराबर है ना ही बड़ा है। तो जब हमारे पास मल्टीपल्स एक्सप्रेशंस और दरमियान में एंड ऑपरेटर लगा हो, तो एक भी कंडीशन, एक भी एक्सप्रेशन फॉल्स हो तो वो पूरी की पूरी कंडीशन फॉल्स होती है। तो इसका मतलब है ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, ये प्रिंट स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर वो अगली
कंडीशन को चेक करेगा। इसी तरह वो सब कंडीशंस को चेक करता हुआ आएगा। फॉर एग्जांपल ये 60 है, तो उसने आके इस वाली कंडीशन पे चेक किया कि 60 लेस देन इक्वल टू 69, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। 69 से 60 छोटा है, बराबर नहीं है लेकिन छोटा ज़रूर है, ये कंडीशन हो गई ट्रू, सॉरी ये एक्सप्रेशन। फिर वो सेकंड वाला चेक करेगा कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, क्या 60 से बड़ा है? नहीं। क्या बराबर है? बिल्कुल। ये वाला एक्सप्रेशन तो पहले ट्रू हो चुका था, लेकिन अब ये भी एक्सप्रेशन ट्रू हो गया है। अब चूंकि दोनों एक्सप्रेशन ट्रू है, दरमियान में एंड लॉजिकल ऑपरेटर है, तो ट्रू एंड ट्रू आंसर होता है ट्रू। इसका मतलब है कि इफ़ की ये चौथी वाली कंडीशन ट्रू हो गई है, तो इसकी जो ये प्रिंट स्टेटमेंट होगा ये एग्जीक्यूट होगा, बाकी सबको वो इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्क्स हैं 29, तो फिर 29 पे वो क्या काम करेगा कि वो सारी कंडीशंस को चेक करेगा, कोई भी कंडीशन मीट नहीं करेगी, तो फिर एल्स का मतलब है कि जब सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएं तो फिर लास्ट वाला ये प्रिंट फंक्शंस डिस्प्ले करवा दिया जाए। तो फिर यहाँ पर हमारे पास एट द एंड क्या वो डिस्प्ले करवाएगा? फेल। तो यहाँ पर हम 60 के साथ देखते हैं, तो देखिए उसने ग्रेड सी डिस्प्ले करवाया है, तो ये वाली कंडीशन हमारे पास क्या है? बिल्कुल ट्रू हो गई है। यहाँ पर हम 28 कर देते हैं, तो यहाँ पर अब वो फेल हमें डिस्प्ले करवाएगा। तो जब हमारे पास मल्टीपल्स कंडीशंस हों और उसी के रिगार्डलेस हमारे पास मल्टीपल्स स्टेटमेंट्स हों, देन वी शुड यूज एलिफ स्टेटमेंट। ओके, सो स्क्रीन विजिबल नहीं है। सो समझ आए हैं इन कॉन्सेप्ट की हमारे पास जो इफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज होता है। ओके, बिल्कुल प्रैक्टिस की तो ज़रूरत है, क्यों नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट हम अपना टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ लूप। वो आप ग्रुप में अब मैसेज कर दिएगा, मैंने जो है वो दोबारा शेयर कर दिए थे, तो आप ग्रुप में मैसेज कर दिएगा। जो है वो जो भी स्टूडेंट्स टाइम क्लास में मौजूद हैं, जो सुनेंगे, तो वो काइंडली अपने क्लास मेंबर के साथ शेयर कर दें। सो ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है लूप्स। लूप्स हम देखते हैं कि हमारे पास लूप्स क्या होते हैं। नाम से ही जाहिर है कि आइट्रेटिव या आइट्रेशन के लिए हमारे पास लूप्स का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, यानी जब एक ही स्टेटमेंट को हमने मल्टीपल्स टाइम एग्जीक्यूट करवाना हो तो फिर लूप का यूज़ करते हैं। जिस तरह डेली का कोई भी टास्क हम लोग रिपीट करते रहते हैं, ठीक है, डेली के टास्क से रिलेटेड लूप की एग्जांपल ले लेते हैं कि वो हमारे पास टास्क होते रहते हैं हर दिन, सॉरी, तो वो भी एक लूप की मानिंद ही चल रहे होते हैं। जिस तरह हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हम दिन में हमने 5 टाइम्स जो है वो प्रेयर्स करनी ही करनी है, नमाज हमने पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है, तो ये भी एक लूप है कि हर दिन ये 5 वक्त हमने नमाज अदा करनी ही है। फिर और कोई काम है तो हमने अपनी रूटीन, जो जॉब पे जाना है, हमने स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में काम वगैरह जो करने हैं, तो वो हमारी भी एक लाइफ का जो एक टर्मिनल है वो भी लूप पे ही चल रहा है। सो ओके, लूप का तो चले इंट्रोडक्शन हो गया। 2 तरह के लूप्स होते हैं, अब इस पर हम मूव करते हैं पाइथन में, फॉर लूप और वाइल लूप।
वैसे जो लूप्स हैं, अगर हम इनको अपने डेटा के ऊपर, चूँकि पाइथन जो है वो हमारे पास एडवांस लेवल की भी यूज़ होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और मल्टीपल फील्ड्स में यूज़ होती है, और एज अ डाटा एनालिस्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि लार्ज डाटा सेट को ईजिली पाइथन का यूज़ करते हुए हम लोग क्लीन भी करते हैं, हम लोग उसमें से पैटर्न्स, आइडेंटिफिकेशन, सारी चीज़ें हम लोग पाइथन का यूज़ करते हुए करते हैं। तो अगर हम लोग बड़े से बड़े डाटा सेट में लूप का यूज़ करें तो फिर क्या है, वर्किंग उसकी थोड़ी स्लो हो जाती है। तो उसमें हम लोग जो है वो लाइब्रेरीज़ का मोस्टली यूज़ करते हैं, जो कि एक नमपाई लाइब्रेरी है, जो लूप से आई थिंक 10 टाइम्स भी ज़्यादा फास्ट है। तो यहाँ पर हम लूप का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि लूप किस तरह से इसका सिंटेक्स लिखा जाता है, और हमारा एक ही टास्क जो है वो मल्टीपल टाइम, स्पेसिफिक टाइम तक रोटेट करता है। तो एक हमारे पास फॉर लूप है। सबसे पहले फॉर लूप, जब हमें पता हो कि ये लूप कितनी बार, कितने टाइम्स ये लूप चलना है, तो फिर हम लोग फॉर लूप का यूज़ करते हैं। फॉर लूप का सिंपल सा सिंटेक्स यहाँ पर देखते हैं। फॉर कीवर्ड का यूज़ करते हैं, FOR। फिर आइट्रेटिव के लिए यहाँ पर हम खुद से एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। ये आई जो है ये आइट्रेटिव वेरिएबल है, जो क्या काम करता है, वन बाय वन हमारी वैल्यूज़ को जो सीक्वेंस में मौजूद होती हैं, लाइक लिस्ट है, टप्पल्स हैं, या वो है स्ट्रिंग है, तो ये सीक्वेंस डेटा टाइप्स हैं। तो जो सीक्वेंस में वैल्यूज़ मौजूद हो उनको वन बाय वन अलग अलग लाइन पर डिस्प्ले करवाने के लिए हम लूप, फॉर लूप का यूज़ करते हैं। इन मेंबरशिप ऑपरेटर डेफिनेटली फॉर लूप में यूज़ होता ही होता है, क्योंकि इन में अब यहाँ पर एक बिल्ट इन फंक्शन है, दैट इज़ रेंज। अगर मुझे फॉर एग्जांपल कोई नंबर्स, बहुत बड़ी रेंज में मुझे नंबर्स डिस्प्ले करवाने हैं लूप का यूज़ करते हुए, तो फिर हम ये रेंज बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं, जिसके पैरेंथेसिस में हम अपना नंबर पास करते हैं, और ये स्टार्ट 0 से करता है। उसके बाद कॉलन लगेगा, ये प्रॉपर इसका एक सिंटेक्स है। उसके बाद कॉलन लगेगा, और कॉलन के बाद फिर जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी हमें स्पेस देगा, और प्रिंट में इस बार मैं आई लिखूंगा। अब आई क्यों, क्योंकि आई मेरे पास यहाँ पर आइट्रेटिव वेरिएबल है। ये एक ऐसा वेरिएबल है जो जब जब लूप चलेगा इसकी ऑटोमेटिकली वैल्यूज चेंज होती जाएंगी। यानी कि ये आई जो रेंज में मेरे पास 10 वैल्यूज होंगी, 0 to 9, ये 10 वैल्यूज हैं। तो जैसे ही ये लूप को मैं रन करूंगा तो आई को पहली वैल्यू इस रेंज के मुताबिक असाइन हो जाएगी 0, फिर वो 0 प्रिंट हो जाएगा। फिर लूप जब दूसरी बार चलेगा तो आई की अब वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि 0 पहले आई को मिल चुका था, वो आउटपुट में डिस्प्ले हो चुका है। लूप अब दूसरी दफ़ा चल रहा है तो आई की वैल्यू भी यहाँ पर फिर चेंज होती रहेंगी, इसलिए इसको आइट्रेटिव लूप कहते हैं। अब हमें भी पता है कि ये लूप चलेगा 10 टाइम्स, चूंकि हमने यहाँ पर रेंज बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ किया जो एक सीक्वेंस वाइज 0 to 9 10 वैल्यूज़ डिस्प्ले करवाएगा। तो जब हमें पता हो ये लूप कितनी बार चलना है तो फिर हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। देखें 0 to 9 सीक्वेंस वाइज अलग अलग लाइन पर डिस्प्ले हुआ है, तो उसके लिए हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है कि किस तरह से ये बाकी की जो सीक्वेंस है उसमें ये वर्क करता है। जिस तरह यहाँ पर चले मैं डायरेक्टली वेरिएबल का यूज़ किए बगैर ही कर लेता हूँ कि फॉर, यहाँ पर जो आइट्रेटिव वेरिएबल है वो डिफरेंट भी हो सकता है, लाजमी नहीं है कि आई ही हो। मैं यहाँ पर अब एक्स ले लेता हूँ, एक्स इन। यहाँ पर ये एक्स, फिर मैं बता दूँ, ये वो वाला वेरिएबल नहीं है जो मेमोरी में रेफरेंस के तौर पर स्टोर होता है। ये आइट्रेटिव वेरिएबल है जिसकी वैल्यू लूप जब जब चलेगा चेंज होती रहेंगी। तो यहाँ पर मैं अब स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट की फॉर्म में वैल्यूज़ ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने नंबर्स और साथ में चले यहाँ पर मैं स्ट्रिंग, क्योंकि हमने लिस्ट में पढ़ा है कि मल्टीपल्स एलिमेंट्स आ जाते हैं हर तरह की डाटा टाइप के। तो उसके बाद कॉलन, यहाँ पर प्रिंट में मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्स। लेकिन चलें, एक्स को प्रिंट करवाने से पहले मैं यहाँ पर एक लिस्ट भी इसको देना चाहूँगा, ठीक है, यानी कि साथ में मुझे मैसेज डिस्प्ले भी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया,
चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एलिमेंट्स, बल्कि एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। चलें बस ये लिख दिया मैंने। तो जब हमने अपने वेरिएबल को कॉल करना हो और साथ में मैसेज डिस्प्ले करवाना हो तो फिर हम ये मेथड यहाँ पर यूज़ करते हैं। सो ये देखें, अब चूंकि मेरे पास जो वैल्यूज़ मौजूद थी वो मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट डेटा टाइप में थी। तो x जो आइटरेटिव वेरिएबल था उसने क्या किया, जैसे ही लूप फर्स्ट टाइम चला वो इस लिस्ट के अंदर आया। फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है जो 0 इंडेक्स पे है, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो x को असाइन हो गया। यहाँ पर ये जो मैंने मैसेज लिखा है वो डिस्प्ले हुआ और कॉलन के बाद x, चूंकि आइटरेटिव वेरिएबल को मैंने कॉल किया है तो उसके पास फर्स्ट वैल्यू थी 1, वो डिस्प्ले हो गई। इसी तरह 2 सेकेंड टाइम जब लूप चला, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम जब लूप चला तो उसको वैल्यू मिल गई 5, सिक्स टाइम जब मिला तो चूंकि अब 5 से अगली वैल्यू थी अली जो स्ट्रिंग डाटा टाइप से रिलेटेड थी, तो वही यहाँ पर मेरे पास डिस्प्ले हो गई है। देन एप्पल और देन ट्रू। तो चाहे हमारे पास वैल्यूज़ रेंज बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करते हुए हम एक सीक्वेंस में नंबर्स को डिस्प्ले करवाएं, चाहे हमारे पास लिस्ट में हो, चाहे स्ट्रिंग में हो, हमारे पास लूप जो वर्क करता है फॉर लूप वो इसी तरह से वर्क करता है, जिसका सिंपल सिंटेक्स है फॉर कीवर्ड, देन आइटरेटिव वेरिएबल और उसके बाद फिर मेंबरशिप ऑपरेटर, और मेंबरशिप ऑपरेटर इन ही यूज़ होगा और फिर उसके बाद हम आगे वेरिएबल नेम या फिर अपनी वो सीक्वेंस पास करते हैं। So is it clear? ओके, सो ये हमारे पास फॉर लूप था। अब नेक्स्ट हमारे पास लूप है दैट इज वाइल लूप, उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। वाइल लूप, वाइल लूप हम बेसिकली यूज़ करते हैं जब हमारे पास हमें ये ना पता हो कि ये लूप कितनी बार चलता जाएगा, तो फिर हम लोग वाइल लूप का यूज़ करते हैं। अब फॉर लूप में तो मुझे पता था कि ठीक है ये लूप जो है वो मेरा 10 टाइम्स चलेगा, ये लूप मेरा 20 टाइम्स चलेगा, लेकिन अब हमारे पास यूज़ हो रहा है वाइल लूप। तो वाइल लूप में हमें ये नहीं पता कि ये लूप मेरा एक बार चलेगा या ये लूप मेरा 2 बार चलेगा, 2 टाइम्स चलेगा, 3 टाइम्स चलेगा, तो फिर यहाँ पर हम लोग वाइल लूप का यूज़ करते हैं। इसकी अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूँ तो जो यूज़र एंटर करता है कोई भी ईमेल, कोई भी नंबर किसी भी वेबसाइट वगैरह पे, तो वहाँ पर हमारे पास बेसिकली ये वाइल लूप यूज़ होता है। जब तक हम उस अपने टास्क को खुद अपनी मर्जी के मुताबिक बंद ना कर दें, ख़त्म ना कर दें, क्लोज ना कर दें, क्विट ना कर दें, तब तक वो लूप चलता रहता है, तो वो हमारे पास वाइल लूप कहलाता है। ओके, यहाँ पर एक सिंपल सी छोटी सी एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, उसी से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर मैंने वाइल नाम का क्या ले लिया, कीवर्ड ले लिया, बल्कि उससे पहले चले यहाँ पर मैं एक यूज़र इनपुट नाम का मैंने वेरिएबल ले लिया और उसको मैंने एक ब्लैंक यहाँ पर दे दिया है कोट्स। वाइल के अंदर मैंने कहा कि यूज़र अंडरस्कोर इनपुट, यूज़र अंडरस्कोर इनपुट, यहाँ पर ये उसने मुझे खुद ही यहाँ पर लिखा हुआ कोड दे दिया है। क्या इस कोड का मतलब है, इसमें मैं सिर्फ वाइल लूप का इतना यूज़ करूँगा, चूँकि मैंने यहाँ पर ये कंडीशन नहीं लगाई कि इतने टाइम्स चलना है। सिर्फ वाइल लूप में क्या सिंपल कंडीशन लगेगी, वाइल लूप में हमें कोई भी आइट्रेशन वेरिएबल देने की ज़रूरत नहीं, कोई भी मेंबरशिप ऑपरेटर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वाइल लूप डिफरेंट है फॉर लूप से। तो यहाँ पे मैंने कहा है कि यूज़र अंडरस्कोर इनपुट नॉट इक्वल क्विट, यानी कि यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करता जाएगा जब तक वो वैल्यू क्विट के बराबर नहीं होगी ये लूप चलता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने एक नाम एंटर किया है अली, तो अब अली नॉट इक्वल क्विट, अली बराबर नहीं है क्विट के, इसका मतलब है ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू
ट्रू कंडीशन होने पे वो दोबारा इसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको रन करेगा, ठीक है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़र अंडरस्कोर इनपुट दोबारा लिखा है और इक्वल के बाद यहाँ पर एक मैंने बिल्ट इन फंक्शन लिया है इनपुट। इनपुट हम लोग बिल्ट इन फंक्शन लेते हैं, यूज़ करते हैं जब हमने यूज़र से कोई वैल्यू लेनी हो, ठीक है। जिस तरह हम लोग ईमेल या फिर हम लोग पासवर्ड एंटर करते हैं, तो वो पासवर्ड हम कब, क्यों, किस तरह से एंटर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा होता है कि एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर ईमेल। तो वो मैसेज किस तरह से हमें शो होता है, तो बेसिकली उस पर बैकएंड पे हमारे पास ये इनपुट का मेथड बिल्ट इन फंक्शन यूज़ होता है। तो यहाँ पर इस कोड को रन करके देखते हैं, देन उसके साथ साथ हम फिर अपनी जो आउटपुट है उसको भी विजिबल करते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया अली, तो देखें अब अली मैंने लिख दिया है, उसने मुझे यहाँ पर अली प्रिंट करवा दिया। मैंने यहाँ पर लिख दिया फारूक, यहाँ पर देखें उसने फारूक। अभी तक ये लूप रुका नहीं है, चलता जा रहा है, जब तक चलेगा जब तक मैं क्विट ना एंटर कर दूँ। यहाँ पर चले मैंने एंटर कर दिया क्विट, सॉरी QUIT। अब देखें अब उसने मुझसे दोबारा नहीं पूछा कि एंटर करें मैसेज, चूँकि अब मैंने यहाँ पर क्विट लिख दिया है। तो जैसे ही उसने यहाँ पर कंडीशन चेक की क्विट नॉट इक्वल क्विट, ये कंडीशन होगी फॉल्स क्योंकि क्विट क्विट के बराबर है, लेकिन यहाँ पर ऑपरेटर क्या लगा है, नॉट इक्वल। तो चूंकि ये कंडीशन हो गई फॉल्स, तो वाइल लूप में जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाए तो ये लूप हमारा स्टॉप कर जाता है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था हमारे पास, फॉर लूप और वाइल लूप। दो तरह के लूप्स पाइथन में यूज़ होते हैं। फॉर लूप तब यूज़ करते हैं जब हमें पता होता है कि ये लूप कितनी बार चलेगा, किस तरह से चलेगा, जिसमें हम फॉर कीवर्ड का यूज़ करते हैं, हम आइट्रेटिव वेरिएबल पास करते हैं, फिर मेंबरशिप ऑपरेटर देते हैं और फिर अपनी आगे सीक्वेंस। वो सीक्वेंस हम डायरेक्टली वैल्यूज़ में भी दे सकते हैं, यानी लिस्ट में या स्ट्रिंग में, या फिर हम लोग ऊपर वेरिएबल और उसकी वैल्यू को अगर डिफाइन कर दें तो फिर हम इनके बाद वेरिएबल नेम पास करेंगे। ये फॉर लूप है। और वाइल लूप में जब हमें नहीं पता होता कि लूप कितनी बार चलेगा तो फिर हम लोग वाइल लूप का यूज़ करते हैं। इज़ इट क्लियर? ओके, सो आज की क्लास में हम लोगों ने अपने दोनों ऑपरेटर्स बिटवाइज और मेंबरशिप ऑपरेटर हम लोगों ने कवर की है। मैं दोबारा से एक बात रिपीट कर दूं कि बिटवाइज ऑपरेटर आपके साथ जो मैंने वो वीडियो शेयर की है अंडरस्टैंडिंग बिटवाइज ऑपरेटर्स की, आई थिंक 5 to 10 मिनट्स की होगी, तो इतना तो टाइम जो है वो निकल आता है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। और उसमें मैंने डिटेलली बाय हैंड कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, इसलिए वो मैंने आपके साथ सबसे पहले शेयर की थी बिटवाइज ऑपरेटर्स को आज समझने से पहले। और फिर हमने मेंबरशिप ऑपरेटर को कवर किया। फिर हमने इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट्स पर ही, कि जब हमने अपनी डिसीजंस मेकिंग करनी हो, अपनी कंडीशन ट्रू होने पे प्रिंट स्टेटमेंट कौन सी एग्जीक्यूट करवानी है, उसके लिए हम लोग इफ़ एल्स और मल्टीपल कंडीशंस के साथ साथ मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, देन वी शुड यूज़ एलिफ स्टेटमेंट। और देन लास्ट हम लोगों ने फिर लूप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सो आई होप कि अगर आपको क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। वैसे भी 1 मिनट रह गया है हमारी क्लास एंड होने में। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।